नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। एक और फेस टू फेस में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज हमको मौका मिला है ऑफलाइन फेस टू फेस आपके लिए रिकॉर्ड करने का, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा फील हो रहा है कि वापस से रियल कैमरा के सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मार्केट है ऑल टाइम हाई लेवल पे है। हाँ जी, पैसे तो बहुत बन रहे, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत बड़ा आ गया है कि करेक्शन कब आएगा। जब मार्केट गिर रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि बढ़ेगा कब, अब मार्केट बढ़ रहा है तो लोग पूछ रहे करेक्शन कब आएगा। आई थिंक लोगों को इंतज़ार करने की आदत हो गई है। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करके पिछले 2 साल में लोगों ने पैसे छापे हैं, पैसे बनाए नहीं हैं, छापे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस है, पर्टिकुलरली जो नए लोग मार्केट में आए हैं, मुझे लगता है कि हम लोग सब लकी थे लास्ट 2 साल में कि पैसे बन गए। और ये तो कहूँगा कि शायद प्रोसेस जो पुराने लोग हैं उनको आता था तो उन्होंने सही काम सही टाइम पे किया, लेकिन जो नए हम लोग मार्केट में आए हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊपर गया है वो नीचे तो जाएगा, कुछ तो जाएगा ही। तो उस समय हमारा दिल जो है शांत रहे, धक धक ना करे। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये प्रोसेस को समझें, और जो इंडिया अभी अपॉर्चुनिटी हमको देने वाला है इसको हमको मिस नहीं करना है। ये लाइफ टाइम हमको मौका मिला है कि हम यहाँ से बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना चिंता मत करिए, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी और हमको सीखना है कि वो अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें। आज के मेरे जो गेस्ट हैं उनका मार्केट में इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आज मुझे मौका मिल गया कि मैं इनको कलकत्ता में बुला पाया, पकड़ पाया और इनके साथ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग का नाम सुना है, जैसे रमेश दमानी जी जो मेरे प्रिय हैं, जैसे राधा किशन जी एक्सेट्रा। तो इन सब के फिलॉसफीज़ है, प्रिंसिपल्स है इन्वेस्टमेंट करने के। आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं इनके भी बहुत क्लियर कट फिलॉसफीज़ है। इन्होंने हर कुछ देखा मार्केट में, 1995 से मार्केट में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घाट घाट का पानी इन्होंने मार्केट में पिया हुआ है, देखा हुआ है क्या चलता है। तो नो वन बेटर देन हिम टू टॉक अबाउट मार्केट। आज के रेट में क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उनसे उनके बारे में सीखेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझेंगे, उनके माइंड में घुसेंगे और उनसे जितना हो सके निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे जो गेस्ट हैं आज हैं वो है शैलेंद्र कुमार जी। हेलो सर। नहीं, कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप आए हैं कलकत्ता और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे मतलब आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। नो, प्लेजर इज इक्वली माइन। थैंक यू। तो दोस्तों, शैलेंद्र जी से बात करने से पहले उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि शैलेंद्र जी ही इज़ अ को फाउंडर एंड CIO ऑफ नानलोलिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नानलोलिया फाइनेंशियल्स। ये नानलोलिया एक बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डोमेन में। फंड मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग प्रोडक्ट है। मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इनका काम, और इनके जो दूसरे को फाउंडर है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मार्केट में 1995 से 1995, दैट मीन्स 27 ईयर्स ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस। दोस्तों, आने वाले 1 घंटे में आपको 27 साल का निचोड़ मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो बाद में क्रिप मत करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों ये फेस टू फेस सीरीज़ है, काफ़ी फेमस है इंडिया में, जेन्युइन काम कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और ये वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शैलेंद्र जी इंजीनियर हैं, 1990 बैच के। इन्होंने फिर मास्टर्स किया है मैनेजमेंट में 1992 में IIT दिल्ली से। बहुत क्वालिफाइड है, और लेकिन मार्केट में इनका पैशन जो है वो क्लियरली दिखता है। तो शैलेंद्र जी, आज मार्केट का आपका पैशन पूरा निचोड़ने वाला हूँ मैं। चलिए, हाँ, कोशिश तो करते हैं। खुल के बोलिएगा। श्योर श्योर। तो पहला चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई हो गया, हाइप्ड है, हीटेड है, तो करेक्शन का इंतज़ार है। तो ये वर्ड करेक्शन हमको पहले समझाइए कि करेक्शन का मतलब क्या होता है। करेक्शन का देखिए, जो बेसिकली आम जो अंडरस्टैंडिंग है करेक्शन का, फ्रॉम एनी मार्केट पीक डिक्लाइन ऑफ से मोर देन 5%, बिकॉज 1-2% तो इंट्राडे के अंदर भी जो मूवमेंट चलती रहती है। फॉर इन्वेस्टर, एनीथिंग फ्रॉम ए पीक मोर देन 5% फॉल, यू कैन कॉल इट ए करेक्शन इन द मार्केट। पिछला जो 1.5 ईयर का मार्केट रहा है और बहुत ही तेज रहा है, और ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका चल रही है करेक्शन की, और ऐसा नहीं है कि मैं उस कैंप में नहीं हूँ, बट एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए जो बड़ा क्वेश्चन समझने का है करेक्शन को लेकर के,
कि क्या ये करेक्शन ऐसा होगा कि हमें 1 साल तक पैसे हमारे टूटे रहेंगे, राइट, या करेक्शन 3 महीने की होगी। अभी क्या हमने जो देखा है अपने अनुभव के आधार पे, 4 तरह के करेक्शन देखे हैं हमने। कुछ जिसे मैं कहता हूं प्राइस करेक्शन, कि प्राइस में रैली आ गई तो थोड़ा सा मीन रिवर्जन हो जाएगा, और ये क्लासिकली मार्केट इज नेवर ए स्ट्रेट लाइन। आई मीन एनी स्टॉक प्राइस अक्रॉस द वर्ल्ड, एनी पर्टिकुलर ईयर, एनी कैलेंडर ईयर यू लुक एट, प्राइसेस ऑल बीन गोइंग अप कमिंग डाउन। सो मीन रिवर्जन एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बाजारों का, एकदम सही। तो कई बार प्राइस बढ़ने की वजह से मीन रिवर्ट होने के लिए प्राइस को गिरना होता है, दैट्स वन वे ऑफ करेक्शन। दूसरा करेक्शन होता है जब बाजारों के अंदर में वैल्यूएशन महंगी हो जाती है, जब कहते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो 26 का हो गया, 30 का हो गया, राइट, या इसका EV EBITDA बहुत ज़्यादा हो गया, जो वैल्यूएशन मल्टीपल है पॉपुलर और बाकी टेक्निकल तमाम तरीके के, तो उस कारण से भी करेक्शन आती है, बिकॉज बाजारों को फिर वेट करना होता है नए अर्निंग आने का, ताकि मल्टीपल में वापस से रूम बन सके फर्दर एप्रिसिएशन का। सो दैट्स द सेकंड वे ऑफ करेक्शन। गुड न्यूज है कि ये जो 2 करेक्शन होते हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म के होते हैं, और ट्रेडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये करेक्शन होता है, बट फॉर ए इन्वेस्टर दीज करेक्शंस आर सिंपली टू बी इग्नोर्ड टू माय माइंड। 2-3 महीने, आज 18,500 का निफ्टी रहा है, कल को 17,000 आ जावे, ये फियर मन में नहीं है किसी के ना, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन के 18,500 वापस कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सम नोशनल लॉस हमारे बुक में रहने वाले हैं। आई एम स्टिल गोइंग टू बी इन द मनी इन सम टाइम, मे बी 3 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स। तो ये करेक्शन हो गए 2 तरीके के, प्राइस वाले और वैल्यूएशन वाले, जो कि आसानी से इन्वेस्टर को हैंडल हो जाते हैं। 2 बैड न्यूज वाले करेक्शन होते हैं। एक होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी बिकमिंग बैड, some tapering starts, little bit of stagflation happens, RBI raises rate, कि भाई RBI ने रेट बढ़ा दिया, ब्याज की दर बढ़ गई, या कोई पॉलिटिकल इशू हो गए, जियो पॉलिटिकल इशू हो गए, किसी ने इलेक्शन हारा, किसी ने इलेक्शन जीते, तो सेंटिमेंटली लिक्विडिटी के बहुत ज़्यादा मूवमेंट आते हैं। समटाइम बिकॉज ऑफ रियल मैक्रो वेरिएबल लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, समटाइम बिकॉज ऑफ सम सेंटिमेंटल इशू। तो ये मंदियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं, 3-4 महीने चले जाते हैं। आपको 2004 का याद होगा, बुल मार्केट के अंदर में सरकारों के अंदर कम्युनिस्ट का रूल बना, और मार्केट के अंदर जो करेक्शन आए थे, STT लगी, बाजार में करेक्शन आए थे। तो ये करेक्शन थोड़े बड़े होते हैं और 8-9 महीने रह जाते हैं करीब करीब मार्केट के अंदर में, तो थोड़े डेंजरस प्रकृति के करेक्शन है। जो मेन करेक्शन है वो है अर्निंग का करेक्शन, कि हमारी जो निफ्टी है या जो भी कंपनी आपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, क्या उसका अर्निंग अगले 3, 4, 5, 6 क्वार्टर कंटिन्यूअसली आज से खराब आएगा। क्योंकि ये जो खराबी आनी शुरू होती है वो करीब 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर की नहीं होती है। आपने कोई भी ऐसा बिजनेस साइकिल नहीं देखा होगा जहां एक कंपनी की अर्निंग खराब आनी शुरू हुई तो कम से कम 1.5 से 3 साल तक वो अर्निंग खराब ही रहती है। तो वो जो मंदी है जो हमें 2017 से लेकर 2020 की मंदी रही, या 2008 से 2012 की मंदी रही, तो वो मंदियां हैं जो कि अर्निंग की वजह से आई, और वो बहुत डेंजरस होती है। सो हमें ये समझना हो करेक्शन आने वाली है बिकॉज ऑफ प्राइस एंड बिकॉज ऑफ सम पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, बट देयर इज नो बैड न्यूज एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, एंड अर्निंग तो बहुत ही रॉक सॉलिड है अभी। दिस इज व्हाट वैल्यूएशन पे हमारा नजरिया है अभी। सही है। तो दोस्तों पहला 2 कैटेगरी ऑफ करेक्शन तो छोटे मोटे हैं, तो वो तो आते रहेंगे, तो उनसे विचलित कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जिनका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो उसको सहते हैं। और लेकिन बाकी 2 करेक्शन जो कैटेगरी सर ने कहा कि वो तो आ सकते हैं, तो अभी उनको फील नहीं हो रहा है कि हम उस स्टेज पे आए हैं कि हम बाकी 2 करेक्शंस देख सकते हैं। इसका मतलब 5% तक करेक्शन तक आप ओके हैं? No, see, जहाँ तक एक्सटेंट की बात करूँ, because of valuation you can have a correction up to 15%. Okay. That is the kind of correction usually comes when because of valuation becomes very high. ये अगर आज 25 का प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाता है निफ्टी का, तो 15% गिर जाने का मतलब क्या हो गया कि आपका तकरीबन ये 21 पे आ जाएगा। सो अगेन यू हैव सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन अपर साइड, राइट। सो करीब करीब 15% टाइप के करेक्शन अमूमन रहते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि दीज करेक्शन डू नॉट लास्ट फॉर ए कैलेंडर ईयर, दे जस्ट कम फॉर ए क्वार्टर और 2 एंड देन न्यू हाई कम्स। समझ गया। शैलेंद्र जी, कॉन्सेप्ट ये जो है कि अर्निंग और पी मल्टीपल का एक्सपेंशन, जो लोग बोलते हैं ना कि अगर अर्निंग ग्रोथ बहुत एग्रेसिव दिख रही है तो पी जो पहले एवरेज पी के आसपास चल रहा था वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो जिसका डबल इम्पैक्ट हो जाता है मार्केट में। Correct. तो अभी जो फेज चल रहा है, क्योंकि हमने लास्ट 1 साल में अनएक्सपेक्टेड फिनोमिनल अर्निंग ग्रोथ देख ली। किसी ने भी कोविड जिस दिन स्ट्राइक किया था उस दिन सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा अर्निंग ग्रोथ आने वाला है, और पी भी एक्सपेंड कर रही है, तो मार्केट इज अ बेनिफिशियरी ऑफ बोथ दीज थिंग हैपनिंग टुगेदर। But yes, correct. It has been in the past, right? इनफैक्ट 2016, 17, 18, 19 में तो सारी ग्रोथ जो प्राइस में आई थी वो
वैल्यूएशन मल्टीपल के बढ़ने की वजह से आई थी, नॉट बिकॉज ऑफ अर्निंग। निफ्टी अर्निंग ग्रो किया कुछ 5-6% के रेट से फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स। फॉर्चुनेटली इन द लास्ट 1 ईयर सडनली एक लंबा अच्छा खासा एक तेजी है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। अगर आप प्राइस को भी देखेंगे तो अमूमन निफ्टी अगर नियर टर्म लास्ट 3-4 ईयर की बात करूं मैं तो 18 टाइम ऑन द लोअर साइड एंड 24 टाइम ऑन द हायर टाइम इट हैज ट्रेडेड इन द मार्केट राइट नाउ। और अभी भी कुछ हम अगर आज से मैं अगला 1 साल का फॉरवर्ड अर्निंग लूं तो तकरीबन हम 25 टाइम पे चल रहे हैं। सो उस इन्वेलप को बहुत ज्यादा बाजार ने ब्रीच नहीं किया है। कहने का मतलब अब जो तेजी आ रही है इसमें वैल्यूएशन मल्टीपल का फर्दर एक्सपांशन ऑन अपर साइड हो नहीं रहा है। अच्छा, राइट, इट्स बेसिकली प्योरली अर्निंग ड्रिवन तेजी। But चूंकि today we are trading close to the upper band of the last 5-year valuation band, so little bit of correction here and there, which is feared by even people like us. राइट राइट। इस टॉपिक पे 1-2 बस पॉइंट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हम लोग बात करते हैं कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को एक्सपेक्ट करता है और उसी के हिसाब से स्टॉक के प्राइस को डिफाइन करता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब अर्निंग का एक्सपेक्टेशन होता है। तो अभी जो मार्केट में कई स्टॉक्स के ऐसे प्राइसेस हो रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ को एक्सपेक्ट करके बैठे हैं और द मोमेंट आने वाला क्वार्टर का रिजल्ट में कहीं थोड़ा हिकअप नज़र आता है तो अटैक करके स्टॉक को पिटाई पड़ जाती है। जैसे एक केस है अभी एशियन पेंट्स, जो क्वार्टरली रिजल्ट में उसने हल्की सी बात कर दी कि मेरा मार्जिन जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल्स ग्रोथ हुआ है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गया बिकॉज मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। तो कितनी जोर से मार्केट ने उसको पेनलाइज कर दिया है। ओह या सी, आपने जो बात कही ये वाली कि एक्सपेक्टेशन इज अहेड ऑफ, सो बहुत जगह लोगों ने एक बहुत बड़ा किसी शेयर के अंदर में दिमाग लगा लिया कि 3 साल में अर्निंग इतनी होगी और बहुत बड़ा वैल्यूएशन मल्टीपल डाला और वहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेस होते रहेंगे। एशियन पेंट ऑफ कोर्स इज एक्सेप्शन इन दैट सेंस बिकॉज ए वेरी क्वालिटी फ्रेंचाइज, वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी स्टेबल बिजनेस। इवन लास्ट नतीजों में भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी हुई जो इन्होंने बेचा है। So basically margin because of crude and everything going up right now, it's a temporary phenomena. But Asian Paint जैसे अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी की पिटाई अगर वैसे हुई है तो वो जो वीकर कंपनियां हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ होप दे आर रनिंग, नेचुरली वन शुड बी लिटिल बिट अलर्ट देयर। मतलब ऐसे भी जो नॉट सो गुड क्वालिटी कंपनियां हैं जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ रहे हैं लेने का आइडिया ही खराब है मेरे हिसाब से। सो दोस्तों वैल्यू पहले भी रेलिवेंट था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो आपको मोमेंटम में दिख जाएगा कि तेज़ी है और आपका मन करेगा घुस जाएं, बट फाइनली मीन रिवर्सल होता है वैल्यू और वो अपने जो नॉर्मल में रहना चाहिए उस लेवल पे वापस चीज़ें आ जाती हैं। तो सर अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल की। मार्केट का तो एक मोटा मोटी आपसे व्यू मिल गया है तो आई एम टोटली इन सिंक, मुझे अच्छा लग रहा है ये जो व्यू आपसे मिला और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी यही चल रहा था। अब मुझे ना आपसे आपके दिमाग के अंदर में घुसना है और मुझे आपसे कॉन्सेप्ट्स आप कैसे फॉलो करते हैं, आप इन्वेस्टिंग प्रोसेस कैसे रन करते हैं और कैसे मैं सीख सकता हूँ, मेरे लर्नर्स आपसे सीख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जो हम फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं, है तो बहुत ही लूजली यूज टर्म, पर थोड़ा उसके अंदर में जाके बताइए ना क्या है ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। ओके, सो मैं ऐसा करता हूँ, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो ब्रॉड एक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, वैल्यूइंग द बिजनेस, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेट मी कम विद ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच यू आई मीन एनी ऑडियंस कैन स्टार्ट अप्लाइंग। एक बात हमें समझ लेनी है कि व्हेनेवर भी से कि हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो ब्रॉड एक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, वैल्यूइंग द बिजनेस, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेट मी कम विद ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच यू आई मीन एनी ऑडियंस कैन स्टार्ट अप्लाइंग। एक बात हमें समझ लेनी है कि व्हेनेवर भी से कि हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो हम करते क्या है एक्चुअली, राइट? आप कोई कंपनी का रिजल्ट देखते होते हैं या किसी कंपनी के बारे में मैनेजमेंट की इंटरव्यू पढ़ते होते हैं या किसी से सुनते होते हैं उस कंपनी के बारे में, तो वो जो फंडामेंटल बात करते हैं उसके अंदर में 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट? या तो आप बात करते होते हैं कि कंपनी का ग्रोथ क्या होने वाला है। ग्रोथ कुड बी अबाउट सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ, टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं। अमुक कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलने वाला है, यानी कल को वो ऑर्डर बड़ा एग्जीक्यूट करेगा और बड़े पैसे आएंगे। या मेटल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी मेटल कंपनियों की बॉटम लाइन, टॉप लाइन ज्यादा अच्छी आएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? द सेकेंड पार्ट इज बेसिकली व्हेन वी स्पीक अबाउट समथिंग लाइक इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत लो है, इसका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है,
तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी दो हिस्से हो गए। जब भी हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो या तो हम ग्रोथ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, या हम वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, या तीसरा हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। आरओई इसका अच्छा है, फ्री कैश फ्लो बढ़ने वाला है, या प्रमोटर बड़े अच्छे हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग बेसिकली वेदर टेंजिबल न्यूमेरिकल लाइक आरओई और नॉन न्यूमेरिकल लाइक मे बी ब्रांड परसेप्शन और मैनेजमेंट क्वालिटी, राइट? सो व्हाट वी आर टॉकिंग बेसिकली, whatever is the fundamental is basically a addition of three key different attributes, and these are all like first principle basis पे, ये तीनों यूनिकली डिस्टिंक्ट हैं। आप वैल्यूएशन ग्रोथ को मिला नहीं सकते, ग्रोथ और क्वालिटी को मिला नहीं सकते। तीन यूनिक, अगर आप मैथमेटिकली ओरिएंटेड हैं सो यू कैन विजुलाइज ए XYZ एक्सिस, जो आपने अपने 10th के मैथ में 11th के मैथ में पढ़ा होगा। एंड दोज थ्री एक्सिस फॉर ए फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिकली the growth part of the business, the valuation part of the stock of the business, and the quality aspects. So whenever you pick the stock कि हमें इसका फंडामेंटल समझना है, या आपने पूछा किसी से कि इसका फंडामेंटल क्या है बताओ, तो he has to tell you about इसका ग्रोथ क्या है, राइट? इसका वैल्यूएशन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। सही बात है। सो दिस इज व्हाट हाउ यू बेसिकली अप्रोच फंडामेंटल। क्योंकि अगर आप तीनों को क्लासिकली सेपरेट करेंगे तो आपकी जो एक्सपीरियंस होगी मार्केट में वो बहुत क्लियरली होगी। यू विल सी द स्टॉक वेरी वेरी क्लियरली, एंड देन इफ यू डू ए मिस्टेक, मे बी समटाइम बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, मे बी समटाइम यू डू मिस्टेक बिकॉज ऑफ क्वालिटी, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लर्निंग ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी वाइजर एंड वाइजर इन द मार्केट। नहीं तो अगर आप बिल्कुल रैंडमली ट्राई मारते रहेंगे तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि अच्छा हुआ तो क्यों अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो क्यों अच्छा हुआ। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर थेसिस इन दिस काइंड ऑफ ए मॉडलाइज्ड वे ऑफ थॉट प्रोसेस, it gives you benefit. That's number one. Number two, your learning accelerates very fast because you know कि कहाँ हम गलत गए, कहाँ हम सही गए। ठीक है, सो पॉइंट फेयर टेकन। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तीनों पैरामीटर जो है, ग्रोथ, वैल्यूएशन और क्वालिटी, तीनों को हम क्वांटिटेटिवली किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी को थोड़ा मुश्किल होगा, ग्रेडिंग कर सकते हैं। मे बी फ्री कैश फ्लो पर शेयर, मे बी आरओई। अच्छा, उससे फिर भी हम डिफाइन वी कैन हैव ए सैंपल बिकॉज़ इफ वी से मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आरओई बना नहीं रहा है, तो नेचुरली देयर इज एन इशू। सो वी कैन हैव ए प्रॉक्सी क्वांटिटेटिव डेटा टू दीस थ्री एट्रिब्यूट्स। राइट। तो अब सब मुझे बताइए, टिपिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें प्रोबेबली ग्रोथ नहीं है आज, बट मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है कि भाई आ सकता है ग्रोथ बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स व्हिच हैज चेंज्ड, राइट? तो अगेन दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द करंट फाइनेंशियल्स, करेक्ट, बट वो फ्यूचर फाइनेंशियल्स में आ सकता है। करेक्ट। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा पैसा तो हम उन्हीं कंपनी में बनाएंगे ना जहां पर ग्रोथ अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है बट प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दो स्टोरीज जहां पे प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ ट्रिगर होने का, बिकॉज वैल्यू वहां सबसे अच्छा मिलेगा। राइट। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर में। जैसे आपने पहले हिस्से में कहा, किसी मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी ग्रोथ आने वाली है मे बी अगले 1 साल में और 2 साल के अंदर में। पहली बात तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट ने अगर आज बोला है ग्रोथ आने वाली है तो यू मस्ट मेक लिटिल बिट ऑफ डीप डाइविंग इन रिसर्च कि उसने आज से 6 महीने पहले क्या बोला था, अच्छा, आज से 2 साल पहले क्या बोला था, आज से 5 साल पहले क्या बोला था। मे बी गो थ्रू द लास्ट 5-7 ईयर एनुअल रिपोर्ट। ज़्यादा कुछ नहीं, मैनेजमेंट डिस्कशन का एक छोटा समरी होता है विच यू कैन रीड इन से 15-20 मिनट वन एनुअल रिपोर्ट, एटलीस्ट दैट पार्ट ऑफ इट, लाइक कि क्या ये 5 साल पहले भी बोला था 1 साल के बाद आने वाली है और नहीं आई क्या। सो पहले तो क्या, जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपने बताया कि व्हेनेवर यू हैव पिक्ड एन आइडिया कि इसमें ग्रोथ आने वाला है, सो व्हाटएवर सोर्सेज यू हैव पिक्ड कि इसमें आने वाला है उसको थोड़ा आप टाइम सीरीज में बढ़ा करके यू मस्ट मेक ए वेरिफिकेशन एंड डोंट जंप इनटू कंक्लूजन बिकॉज राइट, बिकॉज द मार्केट में मैनेजमेंट जो कह रहा होगा वो डेफिनेटली वैसा होने वाला होगा, नॉट नेसेसरली। इट माइट हैपन, इट मे नॉट हैपन, लेकिन आपके पैसे अगर लग गए उसमें और नुकसान हुआ तो आपके तो पैसे पक्के ही गए, राइट? सो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू गेट ए मोर डिटेल्ड पिक्चर ऑफ व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड। इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी क्लियर, एनी कंपनी दैट आई डू, मैं कहता हूँ 10 साल पहले बोला क्या था ये बताओ, 9 साल पहले क्या बोला, 8 साल पहले क्या बोला, एंड मेक ए सीट जस्ट लाइक एक्सेल सीट डेटा का होता है, यू मेक ए टेक्सचुअल डेटा का सीट, राइट? एंड वैलिडेट विथ योर माइंड कि व्हाट वाज ही मेकिंग सेंस और वाज ही अंडर सेइंग अबाउट थिंग्स एंड डिलीवरिंग ज़्यादा।
या वो बोल रहा ज़्यादा रहा था, डिलीवर कम कर रहा था। देखते हो वहाँ से आपको बहुत बड़ा फिल्टर बन जाता है। एंड देन बाकी तमाम चीज़ें हैं, उस बिजनेस का मोड क्या है और वो चीज़ें हैं जो जब हम स्टॉक लेवल रिसर्च करते हैं तो आपको अपने खुद के इंडिपेंडेंटली उस थॉट प्रोसेस को चलानी होगी ताकि आप वैलिडेट कर पाएँ कि ये जो कह रहा है उसमें दम आ रही है कि नहीं आ रही है, बिफोर कमिटिंग मनी ऑन द स्टॉक इन रियलिटी। फेयर पॉइंट। दोस्तों और इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप हमें कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज़ों पे और सर बताएंगे। मैंने उनका प्रेजेंटेशन देखा है, सब क्वेश्चंस आपके माइंड में जो अभी आ रहे हैं ना उनके आंसर्स हैं यहाँ पे। बाकी मैं तो हुई, मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन सही से ही पूछता रहूँगा, तो आप चिंता मत करिए, बस आप डटे रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो सर ये प्रेजेंटेशन आपका है, तो मैं चाहूँगा कि जब जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो एक फ्लो आपके सामने रहे। और मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क की, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? जब आप डिसाइड करते हैं कि जैसे आपने कह दिया कि भाई मैं वो जी और ये आपने दे दिया मेरे को 3 ये, तो मेरे लिए एवेलुएट करने के लिए अब थोड़ा इजी हो गया है। बट अब मैं चाहता हूँ कि आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को भी मैं स्टडी करूँ, तो क्या कैसे करते हैं? I'll give you 2 parts of it. पहली बात तो क्या है, not only for me as a professional money manager, it is important to have a investment style या philosophy. ये हम नहीं कह सकते यार वो फंड मैनेजर है उनका philosophy होना चाहिए, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा और what can be called investment philosophy और स्टाइल। क्यों? There is no one single style to my mind, जो मैंने अध्ययन किया है 25-30 सालों में, कि हमेशा एक पर्टिकुलर स्टाइल से आप काम करो, परमानेंटली आप अच्छे परफॉर्म करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एवरी इवन ए ग्रेटेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विल हैव सम बैड पैचेस, राइट। बट अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपना इवॉल्व करके खुद को अपनाया नहीं है, वो जो बैड फेजेज आएंगे तो आप सारे इन्वेस्टमेंट जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हम कहते हैं कि यार हमने अच्छे शेयर पे कम पैसा लगाया, बुरे में ज़्यादा लगा दिया, जब बेचना चाहिए था बेचा नहीं, वो सारे जो इन्वेस्टमेंट बाइसेस होते हैं, यू कमिट ऑल दोज मिस्टेक्स। सो इवन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि प्रोफेशनल मनी मैनेजर नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि उसका अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। ये बहुत वो है नंबर 1। नंबर 2, ये स्टाइल धक्का खा के आता है, राइट। जब मैंने बहुत पहले जब शुरुआती दौर में हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इट वॉज ऑल चेंजिंग मोमेंटम like a typical retail customer. So now I'm a professional money manager for almost like 13-14 years. I started like that. But then what happened, हमें ये समझ में आने लगा कि अर्निंग मोमेंटम प्राइस में नहीं देखनी है, मोमेंटम अर्निंग में देखनी है, और हमने वहाँ से स्टार्ट किया। वी स्टार्ट मेकिंग सम प्राइस स्कोर, अर्निंग स्कोर, सम क्वांटिटेटिव पैरामीटर। फिर समझ में आया यार कभी तो काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है। देन वी अंडरस्टूड कि नहीं, अल्टीमेटली बिहाइंड एवरी बिजनेस देयर इज ए बिजनेसमैन। और इन्वेस्टमेंट का पहला फिलॉसफी क्या है कि मैं रन करना नहीं चाहता हूँ बिजनेस, तो अच्छे मैनेजर को के कंपनी में इन्वेस्ट करके उससे पैसे कमाना चाहता हूँ, राइट। तो इसका मतलब जो मैनेजर और बिजनेसमैन है उस कंपनी के पीछे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे भी समझ में आया बाद में। पहले तो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फाइनेंस पढ़ा, तो हमें हमेशा क्वांट ही समझ में आता था ज़्यादा। फिर समझ में आया कि नहीं, ऑल अबाउट द बिजनेस का मैक्रो समझना और बिजनेसमैन को समझना अल्टीमेटली क्या हो रहा है। एंड देन अंडरस्टूड किया कि हमारी स्टाइल क्या हो रही है, और इसमें कोई गलत स्टाइल और सही स्टाइल नहीं है। अल्टीमेटली इट्स योर पर्सनैलिटी। सो द स्टाइल दैट आई हैव, जो हमने धीरे धीरे होन किया उस स्टाइल को, जो मैं बुनियादी डिफरेंस मानूंगा कि वो स्टाइल सही और गलत नहीं है, वो स्टाइल आपको कितनी सूट करती है, आपकी पर्सनालिटी के सिंक में कौन सी स्टाइल है। वैल्यू पसंद आ रही है आपको, ग्रोथ पसंद आ रही है, या मोमेंटम पसंद आ रही है। सो ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। एंड ग्रेजुअली इफ यू डू योर रिसर्च वेल, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं लगातार, तो धीरे धीरे आपका एक समय आता है जहाँ पे यू हैव ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, राइट। जहाँ पे 2 चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है और वो स्ट्रेटेजी मार्केट में सफल भी आपको बनाती है। तो यू गेट इनटू दैट स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस का सूत्र एंड योर ओन कंफर्ट विद दैट सूत्र, राइट। सो यू कम टू देयर। नाउ लेट मी से द हमारा स्टाइल क्या है। आई गिव ए लिटिल लॉन्गर बैकग्राउंड देन मे बी। जैसे हमने बात करी, किसी कंपनी का फंडामेंटल 3 चीज होता है, राइट। या तो ग्रोथ है, या वैल्यूएशन है, या फिर वो क्वालिटी है। अब 3 ये पैरामीटर हो गए, तो 3 प्योरिस्ट हो गए। प्योरिस्ट मतलब एक बंदा होगा जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को देख के इन्वेस्टिंग करता है। सो ही ऑलवेज लुकिंग फॉर नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि अगला धंधे में अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा चाल निकलने वाला है, कहाँ पे मार्जिन बढ़ रही है, राइट। ही इज फोकस ऑन जस्ट कहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है, टॉप लाइन ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है, एबिटा ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है, राइट। सो ही इज ए प्योर ग्रोथ इन्वेस्टर।
नाउ देयर सम इन्वेस्टर हु आर वेरी वायर्ड टू वैल्यूएशन, कि उनको 10 के ऊपर का पी नहीं चाहिए, चाहे या उनको कम से कम 5% का डिविडेंड यील्ड चाहिए हर हाल में. सो ही विल बी वेरी वायर्ड टू वैल्यूएशन मैट्रिक. सो हिज स्टाइल इज वैल्यूएशन. बाजार में वैल्यूएशन चले या ना चले, मुझे लो ही वैल्यूएशन लेना है. करेक्ट. एंड थर्ड कैटेगरी इज द क्वालिटी, जहाँ पे हमें सिर्फ वही कंपनी लेनी है जिसका लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल टर्म्स में जो क्वालिटी होती है, आरओई, फ्री कैश फ्लो, वो तो अच्छी हो, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो, ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो, सो जिससे जो भी जो टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटी के, वो बहुत ही हाई हो. ये 3 हो गए प्योरेस्ट. ग्रोथ इन्वेस्टर, valuation investor, I'm not talking value investor, valuation investor and the quality investor, right? Then there are a lot of us who are in the middle of 2 axes. तो वो एकदम से एक खंबे पे नहीं रहते हैं, एक प्लेन यूज कर लेते हैं. जैसे एक्स को नहीं यूज किया, XY प्लेन को यूज कर लिया, राइट? सो व्हाट हैपेंस, यू ईदर बिकम, यू यूज वैल्यूएशन एंड ग्रोथ फॉर योर स्टाइल, विच इज कॉल्ड गार्प. और ये बहुत पॉपुलर है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. बहुत लोगों ने इसको यूज किया है, काफी सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी इस स्ट्रेटजी के हैं, राइट? Then there are some investor who uses this plane YZ, valuation and quality. अच्छा कंपनी, जहां टूटे उठा लो, और ग्रेजुअली इंडिया के जो बेस्ट कंपनी है अलग अलग फील्ड की जमा करते रहो, बिकॉज एवरी कंपनी विल हैव सम बैड डेज, राइट? कभी नेस्ले भी गिर जाता है, कभी कोटक बैंक गिरा रहता है. तो जो भी इंडिया के चुनिंदा गुड ग्रेट क्वालिटी कंपनी हैं, उनमें जब भी मंदी आए, अंडर परफॉर्मेंस आए, आप जाके चुपचाप ले लो. लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटजी पैसे बनाती है, और व्हाट आई कॉल क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस. सो यू ओनली बाय 50 best quality, high quality management companies of India whenever they are not performing well in the market. And then there are some investors who are in the plane of quality and growth, where my investment style is. Okay. So we buy only company which has a high quality. High quality means ROE अच्छा होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो स्ट्रांग होनी चाहिए, मैनेजमेंट में कोई तरह का हाइजीन इशू नहीं होना चाहिए, राइट? एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसी है कि वो बिजनेस के अंदर में टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है बिजनेस के लिए, जिस कारण से क्वालिटी उनकी हाई मेंटेन हो रखी है. एंड एट द सेम टाइम दे आर एग्जिबिटिंग सम ग्रोथ इन द business space right now. So that is what our styles are. So अगर मैं 20 stocks portfolio में लेता हूँ, तो invariably वो वैसी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पे ROE invariably high है, free cash flow strong है, quality में doubt नहीं है, and there is a reasonable amount of growth happening in the next 1-2 years. So this is how our style is. सही है. So दोस्तों, आपको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा. सर ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको एक फ्रेमवर्क दे दिया है. अब इसमें से आप किस फ्रेमवर्क, किस कॉर्नर को बिलोंग करते हैं, अगर आप इसको ढूंढ के अडाप्ट करके अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट बुक को बनाएंगे तो इट इज़ एडवाइजेबल. सर, ये राइट साइड वाला ग्राफ, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज कई स्टॉक्स है, मैं सोच पा रहा हूँ कि वो किस फेज़ में है अभी. तो ये बताइए ना, ये क्या है एग्जैक्टली? देखिए, दूसरी जो ये अगेन पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल लिनियरिटी. बिफोर आई कमिंग टू प्रिंसिपल लिनियरिटी, मैं ये ग्राफ खाली एक्सप्लेन करता हूँ. यस सर. टिपिकली आप बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स को देखेंगे, बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स को, तो आप चाहे पाएंगे चार्ट कुछ ऐसा ही रहता है. एक समय था जब वो कंपनी स्टेल्थ फेज में था, बोरिंग फेज में था, कुछ हो नहीं रहा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, राइट? देन सडनली सम इंप्रूवमेंट हैपेंस, मार्जिन इंप्रूव हो जाती है, टॉप लाइन सडनली इंप्रूव हो जाती है, समथिंग, सम, व्हेन आई एम सेइंग इंप्रूवमेंट, नॉट प्राइस इंप्रूवमेंट, बट सम फंडामेंटल पैरामीटर बिकम्स बेटर. वर्किंग कैपिटल अच्छी हो गई, इन्वेंट्री डेज घट गए, रिसीवेबल घट गई, मार्जिन बढ़ गया, सम ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट आता है, विच इज लाइक ए सरप्राइज. यार, ये तो बहुत हाई इन्वेंट्री कंपनी थी, घट कैसे गई इसकी? ये बहुत लो मार्जिन कंपनी थी, बढ़ कैसे गई? समथिंग हैपेंस इन द इंप्रूवमेंट फेज, राइट? If that sustains over a quarter or two, market starts re-rating the same thing. Okay. And then after a while, it becomes a story stock. जिसके बारे में दुनिया चर्चा करती है, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज आते हैं, मीडिया में हर जगह बात चलती रहती है, और आई कॉल क्लासिकली स्टोरी जोन. सो एक कंपनी जो बोरिंग फेज में थी, वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट आने शुरू हुए, बिकॉज मे बी द मैक्रो ऑफ द बिजनेस हैज चेंज, और मे बी द मैनेजमेंट हैज डन सम कॉन्शियसली बेटर काइंड ऑफ एक्ट फॉर द बिजनेस, बिकॉज ऑफ विच द इंप्रूवमेंट फेज हैज कम. That invariably follows the re-rating phase, right? And post re-rating is the story zone. अमूमन स्टोरी जोन के बाद 2 नियति आती है. अगर ये पूरी मूवमेंट के अंदर में जो मैनेजमेंट ने स्टेप लिया था इंप्रूवमेंट के टाइम, वो वन ऑफ था, मैनेजमेंट को सफलता की वजह से ज़्यादा कहते हैं ना, दिमाग चढ़ जाता है, एंड दे स्टार्ट टेकिंग सम काइंड ऑफ ए बैड कैपिटल एलोकेशन डिसीजन, दे अल्टीमेटली गो इन अ ब्लो ऑफ फेज, और वो वापस जो पूरी रैली बिल्ट हुई थी वो स्वाहा, राइट? तो ऐसा दोनों कारण से हो सकता है. ये पूरी रैली सिर्फ मैक्रो की वजह से थी,
मे बी लॉट ऑफ मेटल स्टॉक विल फाइंड कि ग्लोबल तेजी है, अच्छी रैली आ जाती है, जब ग्लोबल तेजी खत्म होती है तो वापस वो जहां से चला होता है, वो कहते हैं ना पुनः मुस्को भव, वो वापस वहीं पहुंच जाती है, राइट। और मे बी मैनेजमेंट डज सम काइंड ऑफ अ कैपिटल मिसएलोकेशन इन द कैपिटल, बिकॉज स्टोरी जोन में यू विल कमिट सम साइकोलॉजिकल मिस्टेक, राइट। एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरी कंपनी है जो जहां पे मैनेजमेंट रियली हाई पेडिग्री का है एंड बहुत संयम वाला है और बहुत हाई क्वालिटी वाला है, तो वो स्टॉक ब्लो ऑफ फेज में नहीं जाएगा. That will enter into a next stealth phase, maybe for a year, maybe for 2-3 years also at times, and then again the next leg of improvement and the re-rating and the starts. Now, when you are buying stocks, you need to understand where it is like, right? क्योंकि आपको जैसे ये स्टोरी जोन में कोई स्टॉक है आपका, तो आपका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस होगा वो बहुत हाई वॉल रहेगा. करेक्ट. So you will go up a lot, you will come down a fast, right? So our strategy is what? Always buying improvement phase, right? So that the wall is very, very low, because in the improvement phase and the initial part of re-rating phase, the wall of stock is very low. So in absolute sense, as a portfolio manager for me, where the purpose is to create positive alpha, right? So हमें क्या फायदा होता है कि हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के या स्टॉक्स के कारण जो शार्पली ऊपर नीचे का माहौल आता है, which is not very comforting for an investor. For a trader, that's the opportunity, right? Yeah. For an investor, it's very, very opposite. We want dull stocks, which is giving me every month say 2%. That's what we would require. Zero beta, zero standard deviation, and 2% positive return every month. Unlike a trader who wants 10% swings here and there, right? Right. So you enter here. So what kind of a stock you are, at what stage the stock is, helps you determine your strategy. समझ गया. तो आपका इसमें देख के लग रहा है कि आपके जो फेज है, प्रेफर्ड फेज है, इज इम्प्रूवमेंट फेज, बिकॉज आपका जो स्टाइल है इज ग्रोथ इन वैल्यू स्टाइल. दैट्स व्हाई यू प्रेफर दैट. करेक्ट. दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रा लिखिए कि कुछ स्टॉक्स के नाम लिखिए जो ब्लो ऑफ फेज में आ गए हैं, जो लग रहा है कि ये जो भी स्टोरी बनी थी उस स्टोरी को आप नेगेट करने लग गए हैं. तो दैट इज़ फ्यू स्टॉक्स ब्लो ऑफ फेज. और कुछ स्टॉक आप लिखिए जो वापस से स्लीथ फेज में है. दैट मीन्स स्टोरी तो अच्छी है, इंटैक्ट है, और वो उस जो हमारी लैंग्वेज में टेक्निकल वाले बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेज. तो ये दो आप लिस्ट कमेंट में डालिए ताकि मैं भी देखूंगा कि आप किस किस नाम को सामने मेंशन कर रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है सर. अमेजिंग डिस्कशन वी आर हैविंग. मज़ा आ रहा है. तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं सर, है ना. सो मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछना ही है मुझे. तो अभी अपने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे डिस्कस कर लिए और आपने लिटरली एक स्टॉक का लाइफ साइकिल हमको बता दिया. अब मुझे चाहिए कि कोई भी एक स्टॉक का नाम मुझे मिले तो उसको मैं रिसर्च कैसे करूँ, फंडामेंटली कैसे व्यू बनाऊँ. श्योर. देखिए, जैसे हमने बात करी, फंडामेंटल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं: क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यूएशन. और आप उस मैट्रिक्स को देखने से आपका काम हल्का हो जाता है. यू गेट योर नॉलेज बिकम्स मोर स्ट्रक्चर्ड बेसिकली, राइट. अगर किसी आपने स्टॉक में इंटरेस्ट आ गया एंड नाउ यू वांट टू डू रिसर्च, एंड फंडामेंटल रिसर्च, व्हेन आई एम सेइंग रिसर्च आई एम यूजिंग द वर्ड फंडामेंटल ओनली. What I have realized is there are 5 distinct elements or properties that you have to look for in a fundamental research, right? And not in a orderly sense that you do first, पहले आपको ये करना है फिर वो करना है. You can start from any of the planes. तो ये 5 layers हैं फंडामेंटल रिसर्च के. When you are doing a company के ऊपर रिसर्च, तो आपको 5 लेयर को पील करना है. Then you will understand कि अंदर में है क्या भाई इसके, right? Now how do you do that? Let's start with the lower part of this particular chart. The lower जो हमने plane बनाया है यहाँ पे, M1 हमने नाम दिया, and we call this market. Market doesn't mean a stock market here. Market means every company, जो भी company है, they are dealing in some product or services, right? True. उन product and services का जो जहाँ वो deal कर रही है, how that market is doing right now, right? उसके अंदर में कितनी कंपटीशन आ रही है, प्राइसिंग पावर किसके हाथ में शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे कितने कैपेसिटी आ रहे हैं उस वाले प्रोडक्ट के अंदर में. सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसके बारे में इसको मैक्रो कह सकते हैं हम. आमतौर पे मैक्रो बोलते हैं उसको, राइट. तो उसको समझना कि ये जो जिस प्रोडक्ट में कंपनी है या जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इसका एक ओवरऑल इंडस्ट्री सिनेरियो, मैक्रो सिनेरियो क्या चल रहा है. सो दैट यू डू इन अ सेपरेट सेंस, राइट, व्हिच आई कॉल वन लेयर, राइट. द सेकंड लेयर इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक के पीछे में एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है, राइट. ना बिजनेसमैन को हम कैसे समझेंगे, राइट?
एक तो नेचुरली आपने अगर उस बिजनेसमैन के बारे में सुना है पिछले 15-20 सालों में तो यू हैव ए कंफर्ट, बट मैं थोड़ा उसको और डिटेल में दे जाना चाहूँगा। आप ज़्यादा डिग डीप करें, राइट? जो 10 साल से अच्छा रहा होगा वो 11वें साल अच्छा रहा होगा तो सत्यमा केस नहीं आया रहता और हम बच गए होते पूरी तरह से, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं पूरी मैनेजमेंट के सीट को बहुत अगर आप में जितने लोगों ने एमबीए किया होगा आपके ऑडियंस ने, राइट? हम क्या पढ़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर है मार्केटिंग। इसका मतलब क्या, वो मैनेजमेंट मार्केटिंग में कितना स्मार्ट है। सही बात है। मार्केटिंग में कितना स्मार्ट है मतलब क्या, कोटलर का 4 Ps, राइट? उसकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी प्लेस स्ट्रैटेजी क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है। सही बात। तो आप देख के समझना चाहते हो कि इस बंदे की ये स्ट्रैटेजी क्या चल रही है मैनेजमेंट की। आप कोई एक एफएमसीजी कंपनी हो या कोई B2B वाली कंपनी हो या कोई बैंक क्यों नहीं हो, आप एक समझ सकते हैं कि इन दो के बीच का मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। हाउ डज दिस बैंक डज मार्केट, हाउ द अदर कंपनी डज मार्केट, राइट? सो पूरी मैनेजमेंट को समझने का मतलब है मैनेजमेंट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझना। मार्केटिंग मतलब उसकी अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं है, मैं उसकी जो धंधा है, उसका जो बिजनेस है, उसकी मार्केटिंग कैसे करता है। देन यू डू व्हाट, यू डू HR अबाउट द, यू रीड HR, राइट? तो उसकी HR स्ट्रैटेजी क्या है। और आज के डेट में जब इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी बहुत मॉडर्नाइज ग्लोबलाइज हो गई है, अलग अलग कंपनियों के सक्सेस के पीछे उसका HR स्ट्रैटेजी बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। Correct. तो कंपनियों के HR स्ट्रैटेजी को समझना। और तीसरा फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी को समझना, राइट? फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी मतलब पिछले 15-20 सालों में इसका कंपनी का जो इन्होंने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर में, वो जो पैसे लगाए और जो रिवॉर्ड आया, क्या रिवॉर्ड ज़्यादा था कि नहीं, या अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेस्टिंग से ज़्यादा रहा लगातार ना। अगर नहीं रहा इसका मतलब क्या हुआ, धंधे में पैसे डाल रहे हैं, पैसे निकाल नहीं पा रहे। या टेक्निकली जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट, जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। सो यू कैन डिफाइन इट इन एन नंबर ऑफ वेज, दे अल्टीमेटली कम डाउन टू द सिंपल थिंग, प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने का फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है कि नहीं, राइट? सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग ए परसेप्शन कि नहीं ये तो रिलायंस है तो चलो मैनेजमेंट के बारे में दिमाग नहीं लगाना है। नो, मैं लाइक मे बी वी शुड लिटिल बिट अप्लाई अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज थिंग्स डू नॉट रिमेन स्टैटिक एवर, राइट? समझ गया। तीसरा हिस्सा है जो मोट कहते हैं, राइट? और बहुत पॉपुलर वर्ड है मोट। कहने का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि ये जो कंपनी इन क्वेश्चन है ये अपनी मार्जिन लंबी समय तक प्रोटेक्ट कर पाएगा मार्केट प्लेस में, ये अपनी मार्केट शेयर प्रोटेक्ट कर पाएगा लंबे तक। तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मतलब मोट नहीं है। और कर पाएगा तो क्यों कर पाएगा, वो या तो अपने बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की वजह से सर्वाइव कर पाएगा, या उसकी जो मार्केट में ब्रांड इमेज है उसके कारण सर्वाइव कर पाएगा, या जो पूरा धंधे के अंदर का जो इंटरनल दस्तूर है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उस बिजनेसमैन के लिए। सो यू टू अंडरस्टैंड द मोट पार्ट ऑफ इट विच इज़ वेरी वेरी वाइटल। नहीं तो आपको वो शेयर को यू विल नॉट हैव कन्विक्शन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग मेनी ईयर्स। एंड बड़ा वेल्थ क्रिएशन के लिए यू हैव टू होल्ड द स्टॉक, राइट? चौथा हिस्सा है एज ए प्रोफेशनल, तो हमें काफ़ी डिटेल में करना होता है कि हम किसी भी कंपनी का भविष्य का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट क्या होगा, उसके शेड्यूल ऑफ असेट क्या होंगे, लायबिलिटीज़ क्या होंगे, कैश फ्लो कैसी दिखेगी, वी हैव टू मॉडल। इवन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप एक रूडिमेंट्री मे बी इन ए स्मॉल एक्सेल सीट और मे बी बाई हैंड समथिंग ऑन द पेपर, यू टू मेक श्योर दैट यू डू लिटिल बिट ऑफ फोरकास्ट कि ये कंपनी अगर जो मैं सुन रहा हूँ इसके बारे में अगर सही लगती है तो इसका मोटा मोटा फाइनेंशियल नंबर अगले 4-5 सालों में क्या दिखने वाला है, राइट? एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द वैल्यूएशन मल्टीपल, कि ये किस वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है अभी। सो दीज आर द 5 डिफरेंट layers, and each of the layer you have to work a little bit, dig deep, try to create a framework of your own or a method of your own, and do all these 5 elements. And once you do all these 5, then what will happen is like you will have understand the whole company in a very simple manner. राइट? व्हेन दे से ना, पीटर लंच ने कहा कि क्रेयॉन से लिखो तभी इन्वेस्टमेंट आइडिया है, पर लिखने के पहले का ये हार्डवर्क है। जब ये आप 5 लेयर्स को एक साथ देख जाते हैं एंड यू आर एबल टू सिंथेसाइज ऑल द 5 टुगेदर फॉर ए स्टॉक, यू हैव गॉट ए स्टॉक व्हिच विल डिलीवर फॉर यू इन अ लॉन्गर रन। ये पूरा फ्रेमवर्क ना एक बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए फ्रेमवर्क। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग। सर आप जो आज डिस्कस कर रहे हैं, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर जब मैं इसको सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैंने क्यों नहीं अपने बिजनेसेस में ये 5 फ्रेमवर्क के हिसाब से बिजनेस को रन किया। तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। और दोस्तों ये क्या आप इसको 5 अंगुली में लिख लीजिए,
और मुखस्त याद कर लीजिए, जैसे स्कूल में हम लोग याद करते थे ना अंगलियों में चीजें लिख के। मैं कई बार इसमें रिक्रूट करता हूँ, कहते हैं ना 5 एलिमेंट्स हैं, जग पावल पावर गगन समीरा। तो ये 5 वो लेयर हैं कि जिससे ये स्टॉक और एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर होती है, जो बनती है पूरी की पूरी, वो ये 5 उनके अंदर लेयर रहते हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो आगे बढ़ते हैं सर, ये अच्छा फ्रेमवर्क, कभी मौका मिलेगा तो आपसे कोई एक स्टॉक को लेके भी चर्चा करूंगा, कभी मौका मिलेगा। बट आज हमारा स्कोप इज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। सर ये तो हो गया एक एक स्टॉक को कैसे इवेलुएट करें, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर एक रिटेल जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो एक ही स्टॉक के अंदर में कन्विंस होने के बाद भी पूरा पैसा डाल दें, क्योंकि वो इट्स नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी आल्सो। तो पोर्टफोलियो क्रिएशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें आपको रिस्क भी समझ में आता है, रिटर्न भी आप बेटर इवेलुएट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसा करें। ये बहुत सही पूछा आपने। देखिए मैं प्रोफेशनल मनी मैनेजर हूँ, फंड मैनेजर हूँ, बट आपके जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग फंड मैनेजर ही हैं। ये ऐसा नहीं होता कि यू बाय ओनली वन कंपनी, राइट? यू आल्सो बाय अ बंच ऑफ स्टॉक्स, एंड पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, राइट? 5-10 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डाइवर्सिफाइड यू आर इन। ये एक पोर्टफोलियो को चलाने के लिए पहला जो एलिमेंट है वो है कि आपके दिमाग में नए आइडियाज आते रहे लगातार, राइट? इट्स वेरी वेरी वाइटल फॉर यू। Now, even for an individual investor, ultimately all are money manager, all are fund manager. तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता क्या? यू हैव ए कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, सो इवन एज ए प्रोफेशनल मनी मैनेजर, द वे आई कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, यू ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बट यू अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, राइट? So somewhere the process that you have to adopt has to be somewhere on the line of how we do, right? So पहला जो शुरुआत होता है वो होता है अच्छे आइडियाज आने, राइट? अब अच्छे आइडिया आने के आपके तरीके हो सकते हैं, यू कैन हैव अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन योर बैंडविड्थ कितना अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर पाते हैं उस पर। Somebody can use some kind of some ratio analysis, some screening kind of stuff, कि किस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, या बहुत सारे टेक्निक्स हैं उसको लेकर के। What I do basically is because I have a privilege of having a good amount of number of analysts working under me. So we do a lot of textual study कि जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट के जो भी कमेंट्रीज आ रहे हैं, चाहे वो एनुअली उनके एनुअल रिपोर्ट में व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर, राइट? और एवरी क्वार्टर व्हाट इन द कॉन कॉल दे आर सेइंग, और मे बी एनी टाइम दे गिव ए मीडिया इंटरव्यू और ए इंस्टीट्यूशनल इंटरव्यू, वी ट्राई टू कलेक्ट ऑल द डेटा। फ्रॉम दोज टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वी ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे वो कंपनियाँ ऐसी होंगी जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी वैसी साबित होंगी, राइट? जैसे मैंने कहा था हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है क्वालिटी एंड ग्रोथ, तो हम उन कंपनियों की क्वालिटी के अंदर जो क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो फर्दर इंप्रूव होने वाले हैं, वो इस स्कैनिंग के थ्रू हमने एक इंट्यूटिव आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, जैसे फला मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है, लग रहा है ये फला मैनेजमेंट क्वालिटी ग्रोथ के बीच का एक्सेस पे जाने वाला है, राइट? सो दिस जस्ट नेम कम्स एंड यू हैव इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अननेसेसरली you one company doing effort on one company will take huge amount of bandwidth of yours, and you can't see so many company research, so you try to optimize by having a intuitive feeling in the beginning itself, कि इसके अंदर में एक्स्ट्रा दिमाग लगा के टाइम दे के फायदा है कि नहीं है, right? So that's first part of it, idea generation. And how do you generate idea? It can be in number of ways. Once you have an idea, you start working on the financials. So in our case as a professional money manager, we try to look for the last maybe 30 quarters of earning, last 10 year of profit loss account, balance sheet, cash flow, all the major schedule of assets and liabilities, their revenue driver, the cost structure. So it's like what we do is basically financial modeling. Okay. And as long a history period that I can go, we go there. Now we do this before understanding the business. Why? Because once you have read a lot about the business, you get into some kind of a biases. So what we do after the initial stage of idea scanning, we start building the financial model, and we try to do the understanding of that company more in a quantitative sense, because the number doesn't give you a bias. अच्छा, Right? So we, instead of reading about the business, first we do the fundamental research of the company purely in a number sense, in a PLBS cash flow sense, the profit loss account, balance sheet, cash flow sense.
Okay. राइट, बिकॉज देयर वी आस्क हार्ड क्वेश्चंस कि यार इसकी 2017 में मार्जिन घटी क्यों थी. सो व्हेन यू लुक एट द डेटा इन ए मे बी इन एन एक्सेल शीट इन आवर केस और मे बी इन ए फाइनेंशियल मॉडल, यू फिगर आउट ऑल द नुएंसेस ऑफ द डिसरप्शन दैट वाज देयर whether in the profit loss account or the balance sheet or maybe cash flow. क्योंकि FY19 में suddenly cash flow from operation was negative. Right? So then you build right questions in a financial sense only. Okay. From building on the financial model, and then you do the business modeling. The business modeling, as I said, right, about the market, about the management, about the moat, and then you try to answer those questions which was there in your mind when you had built the financial model. So that's the third stage, business modeling, right? सर एक क्वेश्चन है इसमें बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट ये बीच में किया, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनका आंसर देखिए बड़े फंड मैनेजर लोग को तो आंसर कंपनी दे देती है क्योंकि कॉन कॉल्स होता है वगैरह होता है, बट एक नॉर्मल इंसान को इन क्वेश्चन का आंसर क्या एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा कि ये क्यों हुआ, वहाँ आंसर रहता है टिपिकली? Okay, so not in annual report it will be there, Okay. but quarterly जो उन्होंने कॉन कॉल किया होगा उस हाँ, टाइम पे, हाँ. you have a higher chance of getting it, like. किसी ने तो पूछ ही लिया होगा अगर अनयूजुअल है Yeah. And the worst case you don't get. Ignore the company, don't buy it. अच्छा. Right? If you do not get answer, you don't buy it. Also today, even an individual investor can join a con call. So अगर पिछले con call का सवाल आपके दिमाग में रह गया, हाँ. अगले con call में मैनेजमेंट क्या पार्टिसिपेट करे? Ask the question if it has not got answered by anyone like in the past. You can do that. Sir, But अगर आंसर नहीं मिला तो don't buy it. सर आप एक बात बताइए ना, आपने कभी भी सपोज आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, आपने ऑफलाइन कभी मैनेजमेंट को मेल किया है? बहुत बार. उनका रिप्लाई आया है? सी उनके अगले आईपी के अंदर में वैसी चीजें कवर हो जाती हैं, अच्छा. ये नेक्स्ट कॉन कॉल में करते हैं. अच्छा. राइट. Plus you do lot of stuff. So as a professional investor, we meet their buyers, we meet their suppliers, we visit their plants. So we gather more information in that side. But still from public resources also, maybe just googling about the company and the past and all, you will get enough kind of information today. ठीक है, फेयर पॉइंट सर. सॉरी मैं आपको बीच में रोक दिया था सर. हाँ. So like मैंने पहले कहा आइडिया स्कैनिंग पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल gives you unbiased opinion on the finances of the company, right? And then you do the business modeling, understanding कि ये business के अंदर में वो पैसा कमाता क्यों है, right? मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, उसका मोट क्या है, इस इंडस्ट्री का बिजनेस का भविष्य कैसा लग रहा है, हाउ इज द माइक्रो प्लेइंग आउट, सो दैट यू डू इन द बिजनेस मॉडलिंग, राइट? Once you pass through all this filter and that stock remain a buy for you, you build something which we call decision modeling. Okay. In decision modeling, what we do, अगर ये हम कंपनी खरीद क्यों रहे हैं, write the thesis about it. So must create some kind of a thesis कि मैंने ये शेयर खरीदा क्यों था, right? नहीं तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, वो शेयर का भाव बढ़ेगा, पैसे कमाएंगे, दूसरा भाव नहीं बढ़ेगा और आप लॉस कमाएंगे. बट अगर आपने लिखा हुआ था क्यों लिया और क्यों बेचना पड़ गया आपको, एटलीस्ट आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी बहुत ज़्यादा. So create a little bit of a decision thesis in your mind. I mean, as a professional money manager, I am bound to write for my distributor, for my investors. But for an individual also, you must create a little bit of rough note कि ये शेयर खरीदा क्यों था, क्या अच्छा लगा था मुझे लेने के टाइम, राइट? और बेचने के टाइम ये रिव्यू करना चाहिए कि क्यों बेचा, जो अच्छा लगा था वो कुछ गड़बड़ था क्या, या मैं कुछ देखना भूल गया था. और आपने आइडेंटिफाई किया कि वो हमने देखना भूल गया था, आपकी लर्निंग हो गई. Now you know one more thing to see in the next company you will research, right? And every time you will reduce one of your errors, right? So that's very important to write the thesis. पहली बात तो thesis लिखने का फायदा है कि एक आपका क्रॉस चेक हो गया. दूसरा, आप हर क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो आप ट्रैक क्या करेंगे, राइट? कि ये मेरी थीसिस में है, अगर कंपनी वैसे ही परफॉर्म कर रही है तो आई एम होल्डिंग इट. अब ये डबल हो जाए, ये 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, नहीं तो क्या होता, अमूमन आप 30-40% रिटर्न आ गया, आप प्रॉफिट बुक कर लिए और वही मल्टी बैगर स्टॉक था. अगर आपने ये थीसिस लिखा हुआ था कि ये मैं शेयर इस कारण से ले रहा हूँ और आप अगले 6 महीने 1 साल देख रहे हैं कि वो थीसिस काम कर रही है, जब तक वो थीसिस काम कर रही है पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होगा. करेक्ट. प्लस ये थीसिस आपको एक ट्रैकेबल दे देगी कि आपको ट्रैक क्या कर रहा है, राइट? सो एटलीस्ट यू नो कि मुझे रिलायंस में क्या ट्रैक करना है, मुझे HDFC बैंक में क्या ट्रैक करना है, मुझे अमुक शेयर में क्या ट्रैक करना है. नहीं तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो नॉइज. और आप कभी आपको मतलब कभी तेजी फील होगा, आधे घंटे बाद मंदी फील होने लगेगी. यू विल नॉट हैव ए स्टिकी अप्रोच टुवर्ड्स इट. और जब तक आपके पास वो कन्विक्शन नहीं है, यू विल नॉट have that stock in a proper weightages in your portfolio for a long period of time. And if you don't have that,
आपके लिए मल्टीबैगर कोई होगा, वहां आपने सिर्फ 100 रुपये लगाया हुआ था, 1000 रुपये लगाया हुआ था, ये 10 गुना हो गया पर 1000 रुपये पे हुआ है आपका, राइट? सो टू क्रिएट अ रियल वेल्थ यू हैव दिस thesis and trackable on the top of the thesis is basically where the large amount of money comes thereafter. समझ गया। And in the process, towards the end, you create the risk control method. I mean, whatever research you do, भविष्य भगवान के हाथ में, राइट? सो इवन इफ ऑल द रिसर्च रिसोर्सेज दैट आई हैव, द एक्सपीरियंस दैट आई हैव इन द मार्केट, सक्सेस दैट आई हैव इन द मार्केट, आई नो मैं FY 23 का एस्टिमेट कर रहा हूँ, FY 26 का एस्टिमेट कर रहा हूँ, FY 30 का एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट डू कैन आई से आई नो 2030 फॉर श्योर? It's not my domain, right? My job is to understand and be analytically clearly ये समझना कि क्या होने वाला है. So what kind of it? So there always will be something which will be against the thesis that you built for that company to in portfolio, or your commitment or weightage you put in the stock, right? So the idea is to have a very clear-cut defined risk control method thereafter. So that bounds for different pillars. So identifying the idea, doing the financial modeling of the company or a financials of the company, look at that, understand the business part of it, create a decision thesis कि why you are buying it, right? If you are buying it, and then create a risk rule कि ऐसा नहीं होगा तो हम बेच देंगे. ओके तो मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी, कि स्टॉकेज में हमने स्टॉक नोट्स लिखने का आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, इसीलिए कि अगर कभी भी कोई स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हो और आपको मन करे कि यार मेरे डायरी होती तो मैं लिख लेता, हमने स्टॉकेज में आपको दे दिया, उस स्टॉक के बगल में नोट्स है, वहाँ लिख लीजिए। इतना ज़बरदस्त चीज़ है वो, अगर आप वर्क करेंगे उस पर ना, तो कई बार होता है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, हमारी मेमोरी को हम बहुत शार्प समझते हैं, पर हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, और नोट्स जब देखते हैं ना तो सर अरे ये था ऐसा, बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। सर ये लास्ट पॉइंट, ऑल द पोर्टफोलियो पे ना मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे, पर्टिकुलरली जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो कितना परसेंटेज एक स्टॉक में एलोकेशन होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कब आपको निकलना चाहिए, ये सब बातें हैं। बट लास्ट जो आपका जो पॉइंट आपने बोला, रिस्क, जो हम ट्रेडिंग के अंदर में हम उसको भगवान मानते हैं कि अगर मेरे को रिस्क मैनेज करना आ गया तो मैं ट्रेडिंग में पैसे बना ही लूंगा। हम लोग ट्रेडिंग में ये बोलते हैं कि तो लॉस करना बंद कर देगा ना, प्रॉफिट बनेगा ही। तो इन्वेस्टिंग के अंदर में रिस्क को कैसे आप लोग डिफाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। लेकिन एक छोटा सा पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन कि कितना स्टॉक होना चाहिए, कितने एलोकेशन होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें? ओके, सो कितना एलोकेशन होना चाहिए और कितने स्टॉक होने चाहिए? सो बेसिकली द क्वेश्चन इज हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड आई हैव टू बी इन द पोर्टफोलियो। सो लेस नंबर ऑफ पोर्टफोलियो मींस मोर पैसा आपने एक शेयर में डाला हुआ है। अगर आपने 5 शेयर लिया है, मे बी इक्वल वेटेड, सो 20% पैसा डाला हुआ है, राइट? सो द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ कॉन्सेंट्रेटेड आई हैव टू गो, एंड दूसरा हम कितने तरह के सेक्टर लें या क्या करें, तो हाउ कोरिलेटेड आई टू गो। कि हमें अच्छा लग रहा है फार्मा तो सारा फार्मा ले लिया जी, या हमें अच्छा लग रहा है IT, सिर्फ IT ले लिया, या हमें अच्छा लग रहा है मेटल, सिर्फ मेटल ले लिया। तो हमने थीमेटिकली 100% कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मे बी आई ओन 20 स्टॉक्स, तो हमने लगा कि बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमने टाटा मोटर भी ले लिया, वेदांता भी ले लिया, हिंडाल्को भी ले लिया, पर हम 100% पैसे हमारे मेटल के ही थीम पे लगे हुए हैं। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन आई हैव टू डू in terms of stock and how much of diversification in terms of thematic contour of my portfolio। देखिए पहला बात तो क्या है कि आपको हम स्टार्ट करते हैं उल्टा, यू स्टार्ट विद ए वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो आप एक नया इन्वेस्टर आता है सिर्फ 2 शेयर लेता है, राइट? जबकि ये आपके कन्विक्शन का फॉर्मूला है कि आपकी कन्विक्शन कितनी है, और नेचुरली नए के पास कन्विक्शन कम होगा, होना चाहिए थियोरेटिकली एटलीस्ट, राइट? मे बी प्रैक्टिकली यू माइट थिंक कि बहुत कन्विक्शन है। So you should have little higher number of stocks, less concentration of theme also, and less concentration of stocks weightages also. Okay. Start with that, gradually refine it like. Okay. So how high is high? See, anything below 12, you will be more exposed to the market, which is our understanding. So anything double digit में आपने weightage लिया हुआ है, तो if the thesis goes wrong, there will be larger damage, and that damage could not be, compensated by the gains in other stock easily, right? So 12 तो होना ही चाहिए। अपर साइड में मोर देन 20 इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रैक, राइट? सो 20 स्टॉक तक हम ट्रैक करना रिलेटिवली ईजियर है। सो दैट्स द नंबर, मे बी समवेयर बिटवीन 12 and 20। और थीमेटिकली यू नीड टू बी एटलीस्ट इन 5-6 थीम्स इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी लाइक चाइना एंड US, जहाँ पे हर तरह के थीम्स हैं।
हेल्थ केयर भी है, फार्मा भी है, आईटी भी है, बैंकिंग भी है, मेटल भी है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग भी है। इंडिया प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पे भी क्या है आपको, और मार्केट के अंदर में क्या होगा, हमेशा हर क्वार्टर नया थीम चलेगा। इस क्वार्टर फार्मा, इस क्वार्टर आईटी, इस क्वार्टर मेटल, इस क्वार्टर इंजीनियरिंग, ऐसा चलता रहेगा। और आप हमेशा लगता रहेगा यार मैंने वो वाला सेक्टर क्यों लिया, वो चल नहीं रहा है। हैव पेशेंस, हर थीम के दिन आते रहते हैं। अगर आप 2 साल का विंडो लेंगे तो आपको हर क्वार्टर, एक क्वार्टर आपके भी अच्छे वाले आने वाले हैं। सो हैव 5 to 6 डिफरेंट थीम कॉम्पोजिशन इन योर पोर्टफोलियो। सही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया, बड़ा क्वेश्चन का सिंपल और इफेक्टिव आंसर। 5 से 6 थीम और 12 से 20 स्टॉक्स, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, हाँ मैंने बहुत लंबा खींच दिया ये, बट आपकी एनर्जी देख के लग रहा है कि मैं तो और लंबा इसको टान सकता हूँ, बट मैं आपको और तंग नहीं करूँगा। रिस्क आपने कहा था, तो क्विकली कि एक इन्वेस्टर को रिस्क को मैनेज कैसे करना चाहिए। देखिए जैसे पहले हमने कहा कि जैसे हमने बात करी अभी कि आपका एक स्टॉक पे कितना वेटेज रहेगा, यू मस्ट हैव एट इंट्यूटिव कंट्रोल ओवर दैट। वो बहुत ज़रूरी है। मिनिमम कितना होगा, आपने 0.5% लिया तो भी बेकार है। आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने कोई शेयर ले लिया 10,000 रुपये का, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो मिनिमम वेटेज कितना होगा मेरा स्टॉक्स पे और मैक्सिमम कितना होगा, यू हैव टू हैव दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क कंट्रोल, राइट। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ थीम्स, आप कौन सा थीम पे कितना लिमिट लगाएंगे, आपको एक इंट्यूटिवली सेट कर लेना चाहिए। जैसे हमने एक छोटी सी फ्रेमवर्क की बात करी, 12 से 20 शेयर, 5 थीम्स, यू हैव टू हैव। ना थर्ड में जो हमारा अपना रिस्क मैनेजमेंट मेथड है वो मैं लाऊंगा, और वो बिट ऑफ ए टेक्निकल का मिक्सरन है। आई जस्ट एक्सप्लेन, यू नो what we do here is basically, we know a bear market or a bull market. A bull market is nothing but higher top, higher bottom. A bear market is nothing but lower bottom and lower top, right? Now, any of my portfolio stocks, if it starts underperforming on 2 consecutive legs, we get alerted. So that's a simple thing. So maybe बाजार यहाँ तेजी आई, मंदी आई, तेजी आई, तो यहाँ पे 2-3 लेग हो गए, 2 लेग हो गए, एक तेजी का लेग हो गया और एक 2 नंबर मंदी का लेग हो गया, राइट। तेजी में निफ्टी 10% बढ़ा, हमारा स्टॉक सिर्फ 5% बढ़ा और 7% बढ़ा मे बी। और सेकंड में निफ्टी गिरा 3% का और हमारा स्टॉक गिर गया 7% का। वी गेट अलर्टेड इन दैट स्टॉक। वी जस्ट एज्यूम दैट समथिंग वी आर मिसिंग आउट इन द फंडामेंटल। सो वी यूज प्राइस नॉट फॉर एनी पैटर्न और चार्ट, बट बेसिकली फॉर हिंटिंग अस दैट समथिंग वी आर मिसिंग आउट, something with market is knowing better than us. So that where we get alerted, we do re-research, at times we exit from that stock, और एटलीस्ट क्वारंटाइन कर देते हैं। कहते हैं ना क्वारंटाइन आजकल बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है। सो दैट इज वन रिस्क मेथड, बिकॉज सी एज ए एनालिस्ट everything you will not be able to know in foresight. Something you will able to know only in the hindsight. And these some kind of a price related risk control helps you when you go wrong in your foresight approach, right? So that's very very critical for us, right? The other thing other than the risk parameter is, जब हम शेयर खरीदते होते हैं उस दिन तो हम बहुत देखते हैं यार बहुत ही अच्छा इसका वैल्यूएशन है, बड़ी हाई क्वालिटी है, बड़ा बढ़िया ग्रोथ है, राइट। बट जिस दिन हमने लिया स्टॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वैल्यूएशन का, ग्रोथ का, क्वालिटी का, वो बदलता रहता है। वैल्यूएशन चेंजेज एवरी डे बिकॉज प्राइस चेंज इज नथिंग बट वैल्यूएशन चेंज, राइट। एवरी क्वार्टर अर्निंग कम्स, सो द ग्रोथ पैरामीटर चेंजेस, क्वालिटी बदलता रहता है, बैलेंस शीट चेंज होता रहता है, राइट। सो बेसिकली यू कीप, आपने जब पहला दिन शेयर लिया, कोई भी लिया, और आपने देखा ये शेयर मैं ले रहा हूँ बिकॉज इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, राइट। क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, 5-6 की ROE है, पर 100% पैड ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर का, तो आपने लिया है बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि आपने थोड़ा सा लो क्वालिटी स्टॉक्स लिया है, बट बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ लिया है। अब कुछ दिन के बाद फॉर सम रीजन न्यूज आती है या आप देखते हैं कि नहीं ग्रोथ नहीं आ रही है, स्टिल यू कीप होल्डिंग दैट स्टॉक्स। यू डोंट रिमेंबर कि मेरी थेसिस थी हाई ग्रोथ का ये शेयर लिया है मैंने, और अब जो जिस कारण से मैंने शेयर लिया वही वाला एक्सेस खराब हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस, यू देन यू होल्ड कि नहीं मैं तो इसको लॉन्ग टर्म में वापस ग्रोथ आ जाएगा। सो व्हेन यू हैव बॉट द स्टॉक्स, आपने एक एट्रीब्यूट देखा उसके अंदर में, एक वैल्यूएशन मल्टीपल देखा, एक ग्रोथ देखा, एक क्वालिटी देखा, आप उसको अपने नोटशीट में नोट करा हुआ है आपने, मैंने ये देखा हुआ है। रिव्यू दैट एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, यू नो हाउ दे आर चेंजिंग, एंड इफ फ्रॉम योर डिजायर्ड और फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट इट हैज चेंज कंप्लीटली अ लॉट, यू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। दोस्तों अभी इन दिनों बहुत स्टॉक्स हाई मोमेंटम वाले हैं, जहाँ पर मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट ये थॉट प्रोसेस, ये डिस्कशन जो सर किए, आप उन स्टॉक्स को माइंड में रख के एक बार सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक करेक्ट हुए हैं तो सरप्राइज़ नहीं था।
क्योंकि हम लोग कभी रिस्क के बारे में वैसे सोचते नहीं है जैसे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर सोचते हैं। तो आज मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिला कि आप भी एक्चुअली भी रिस्क सोचते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं वो आज आपने मुझे एक पर्सपेक्टिव दे दी। नहीं, हम रिस्क ज़्यादा सोचते हैं इनफैक्ट। अच्छा, रिटर्न विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? रिस्क यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर मैंने एक स्टॉक लिया और वो मल्टीबैग करता जा रहा है, दैट इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? हमें तो रिस्क ही टेक केयर करना होता है। एब्सोल्युटली। यही ट्रेडिंग के अंदर में भी हम कहते हैं कि लॉस नहीं करोगे तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सर मन तो नहीं कर रहा बंद करने का लेकिन आपका फ्लाइट का टाइम हो गया है और मेरे को आपको नहीं मिस करवाना है फ्लाइट, बिकॉज आई नो कोविड टाइम पे फ्लाइट मिस करना कितना पेनफुल हो सकता है, बट इट वाज रियली फन इंटरेक्टिंग विथ यू, बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक दिस वाज वन, मेरे हिसाब से इट वाज अ 2 इलेक्टिव कोर्स ऑन इन्वेस्टिंग जो बिजनेस स्कूल में मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो मैं ये वीडियो तो पुश करूंगा कि बिजनेस स्कूल्स में इसको मैंडेटरी करें। एंड इट वाज ऑसम इंटरेक्टिंग विद, मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच। श्योर। बिफोर वी क्लोज सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहली बात तो क्या है कि आपकी जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के जब मैं सेटअप देख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। लाइक थैंक यू। आज फाइनेंशियल मार्केट में जो इंटरमीडिएशन का पूरा मार्केट है, एनालिटिक्स का पूरा मार्केट है, इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब आई माई सेल्फ इन माई पब्लिक पोर्टफोलियो वी ओन लॉट ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम दिस स्पेस, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आई थिंक बहुत बड़ा भविष्य है इसका। और लोगों के लिए भी क्या है, नाउ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट? इन द पास, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, ये बहुत सारे लोग शेयर बाजार में आए थे एंड दे बर्न देयर फिंगर्स बिकॉज दे गॉट कैरिड अवे बाय मोमेंटम, अदर थिंग्स। टुडे ऑफ कोर्स थैंक्स टू पीपल लाइक यू एंड प्लेसेस लाइक योर फर्म एंड लॉट ऑफ गूगल थिंग दैट विच इज अवेलेबल, पीपल आर मोर स्मार्टली हैंडलिंग इट, दे आर लिवरेजिंग लेस। कोई मार्जिन पोजीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, सो पीपल शुड नॉट गेट इनटू दैट लिवरेज काइंड ऑफ सिचुएशन इन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग का अलग एक एरिया है, बट नॉर्मली इन्वेस्टर भी क्या होता है, मार्जिन पोजीशन लेके फंस जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ बैड मार्केट एंड बैड एक्सपीरियंस ऑफ द इक्विटी मार्केट इन जनरल। सो आई एक्सपेक्ट दिस रैली विच इज हैपनिंग इन इंडिया विल हैव ए नॉन लिवरेज लॉन्ग ओनली रैली फॉर द मार्केट एज सच। सही बात है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ पसंद आएगा आपको ये वीडियो, और आना ही चाहिए बिकॉज इतना अच्छा लर्निंग हमको मिला है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं शैलेंद्र जी से और उनके सर्विसेज वगैरह जो भी है, तो हम लिंक आपको नीचे दे देंगे उनके वेबसाइट का। तो इट्स गुड टू नो कि वो क्या कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इनके साथ कुछ काम करें बिकॉज मुझे फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आपको कुछ एक प्रोडक्ट दे पाएँ, ताकि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो पाए। और हाँ, अगर आप स्टॉकेज को यूज़ करके वो नोट्स वाला जो मैंने आपको बोला ना, आप प्रीमियम वर्जन ले लीजिए, क्योंकि बहुत रीज़नेबल कॉस्ट है और इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप नहीं फ़ायदा होगा तो मुझे बोल दीजिएगा, नहीं हुआ तो मैं वापस कर दूंगा पैसे, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा। तो आप यूज़ करिए और हमारे जो पूरे जर्नी उसको एंजॉय करिए लर्निंग का। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, बाय बाय।